नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जो कि इंट्रोडक्शन सीरीज हमारी चल रही है। उसमें आज मैं आपको मिलाता हूँ और मैं काफ़ी खुश भी हूँ जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। उनका नाम है मिस्टर रजब। इनका एक अपना चैनल भी है और ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इस समय रामनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी ज्ञान से भरी हुई बातें आपके साथ रखेंगे। और साइकोलॉजिस्ट बेसिकली मन का डॉक्टर है, जो मन को पढ़ता है, हमारे दिमाग के बारे में बात करता है। तो रजब से काफ़ी सारी बातें करेंगे हम। हमारी कलीग भी है, हमारे फ्रेंड हैं, इस कॉलेज टाइम से हम साथ हैं। तो रजब, पहले तो आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। Thank you, Rohit, to introduce myself. थैंक यू सो मच। तो रजब, अब आप अपना इंट्रोडक्शन हल्का सा हमारे दर्शकों को जरूर दें, फिर हम आगे की बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद रजब खान और हम दोनों बैचलर में साथ क्या है तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो रजब, आपसे साथ शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि बेसिकली आपने साइकोलॉजी के फील्ड में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, जो कि उत्तराखंड और बेसिकली हल्द्वानी से आसपास के बच्चों के लिए उतना आसान नहीं था। और आज आप खाली हमारे क्षेत्र हल्द्वानी ही नहीं, हमारे राज्य ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आपको देखा जा रहा है, आपको सुना जा रहा है। तो जब ये मुकाम आपने साइकोलॉजी में कैसे पाया, इसके बारे में थोड़ा अगर आप शुरुआत करेंगे तो हमें हाँ, दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा बिल्कुल। रहेगा। मैं जब अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में था साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में रिसर्च और उसकी जॉब के बीच एक बहुत बड़ा गैप है जो मैंने वो देखा। तो जो भी बच्चा साइकोलॉजी मास्टर में होता है तो उसे दो चीज़ पता होती है, एक पीएचडी, एक एमफिल, कि हमें यही करना है। बट मुझे टीचिंग कभी करनी नहीं थी। बट नेट जेआरएफ करना था, वो सबको करना होता है साइकोलॉजी में, तो वो सबका होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करी, एनजीओज़ में इंटर्नशिप करी, एनजीओज़ में गया, वहाँ बात करी, बहुत सारे मतलब घूमा, नेको की इंटर्नशिप करी। तो सब काम करने के बाद मुझे ही पता चला कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट वो आती कब है, कैसे आती हैं, पता नहीं चलता। हमारे पास स्किल्स नहीं होती, क्योंकि मास्टर्स में हमें वो स्किल्स मिलती नहीं है साइकोलॉजी में। हम सब थ्योरी पढ़ के आते हैं। तो हमें एनजीओ में जाके इंटर्नशिप, हॉस्पिटल में इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं जब कंटिन्यू, मैंने अपने बीए से मास्टर्स तक मैंने तकरीबन 20-18 इंटर्नशिप करी एनजीओज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप होती है ये। तो उसके बाद ही मुझे पता चला क्या अपॉर्चुनिटी है, और तब मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। बहुत शानदार है जब, बहुत शानदार। तो जब हमारे जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं इस समय काफ़ी एक्टिव हैं और वक्त के साथ अवेयरनेस भी साइकोलॉजी को लेकर बढ़ रही है। तो इस फील्ड में आप कुछ ऐसी बात हमारे युवाओं को बताना चाहेंगे कि जो मतलब वो प्रिपेयर करे, जो तैयारी करे, जिससे जो उनके लिए आगे बेनिफिशियल रहे। देखो, सबसे पहले तो ये है टू बी क्लियर कि तुमने साइकोलॉजी ली क्यों है, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत से लोग ये कहते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी है नहीं। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं तो कहूँगा कि है। आप लोगों की बात से नेगेटिविटी मत लाइए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और मैं इस पर कंटिन्यू काम भी कर रहा हूँ 1-1.5 साल से, काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े हुए भी हैं। तो अगर आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी से, सबसे पहले अपनी स्किल्स पे फोकस करिए। आप जो आपने थ्योरीज पढ़ी है मास्टर्स में, चाहे वो काउंसलिंग पढ़ी हो, आपने क्लिनिकल पढ़ी हो, जो भी आपने पढ़ा हो, तो अपनी जो बेसिक फाउंडेशन है उसको तो बहुत मजबूत कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप एनजीओज में उतरिए। आप देखिए कि फील्ड में आप सैलरी की दिक्कत मत लो, मास्टर्स के बाद एनजीओ में आओ, वहाँ देखो कि सैलरी वगैरह मत देखो, देखो कि फील्ड में काम क्या होता है। जो आपने थ्योरी पढ़ी कि वो अप्लाई हो रही है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड एनजीओ हैं, चाहे वो एचआईवी पे काम कर रहा हो, किसी पे भी, तो वहाँ पे पहले काम करो, फील्ड में देखो कि कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी, जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे एम्स हो गया, आईसीएमआर हो गया, या फिर निमहैंस हो गया, ईभास हो गया, तो वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो आपको एनजीओ से ही मिलेगा, जो आपके आसपास एनजीओ होंगे। तो फील्ड में पहले काम करो, एक्सपीरियंस लो, लोगों को समझो, अपनी थ्योरीज अप्लाई करो, जो पढ़ा उसे अप्लाई करो, फिर आप पहुँच सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको आगे। तो ये रजब ने बताया अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में। इनसे हम भी कुछ बहुत कुछ सीखते रहते हैं और इस समय हम भी साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, मनोरोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में। रजब, ये तो हुई हमारी अ, जो दर्शक है, जो हमारे साथ जुड़े स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनके लिए अब कुछ आपसे मैं बेसिकली और क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस समय काउंसलिंग के फील्ड में हैं और काफ़ी अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली जब कोई हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस समय जो आप काउंसलिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो क्या है और कैसे उसमें डील कर रहे हैं आप, जो भी पेशेंट हैं, जो भी लोग आपसे पास आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो भी है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर। बहुत सी चीज़ें फेक भी हो रही है। हर लोग का फेसबुक इंस्टा खोलो, कोट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये फैक्ट, वो कोई रियलिटी नहीं है। साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी वो कहती है। तो लोग इससे पढ़ के सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे, वो नहीं होता। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी दिक्कत है साइकोलॉजी में, मेंटल हेल्थ को लेकर। जितने केसेस आ रहे हैं, मैं बात करूँ स्पेशली उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपदाएं बहुत आती हैं, सबको पता है, चाहे वो पहाड़ हिल एरिया में हो, बारिश में हो, या कभी भी। तो उससे क्या होता है,
वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है वो लोगों में, और उसके ऊपर काम होता नहीं है एनजाइटी के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे टिहरी गढ़वाल में डैम बना था तो वहाँ के लोगों को हटा दिया गया, तो बहुत से लोगों को परेशानी हुई, तो उन्हें एक तरह का स्ट्रेस हुआ होगा वहाँ पर, वो हल्के हल्के डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर कभी काम हुआ नहीं। अभी जैसे उत्तराखंड में भी बागेश्वर में स्कूल में मास हिस्टीरिया हुआ था, तो लोगों ने उसे किसी और नज़रिए में लिया। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है, और उत्तराखंड में यही हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोगों तक कैसे पहुंच पाए, मेंटल हेल्थ को कैसे समझा पाए लोगों को। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रजब। रजब, मैं आपसे इसमें दो पॉइंट और ऐड करूंगा आपके साथ। एक तो ड्रग्स, जो कि उत्तराखंड में माना जा रहा है कि ड्रग्स का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों शोरों से है, और युवा युवा विशेष रूप से इसमें लत की ओर आ रहा है। और दूसरा है फैमिली रिलेशनशिप्स को लेकर। तो क्या इन दो से रिलेटेड कोई आपके पास पॉइंट है, जो कभी आपने कभी डील किए हैं अपनी काउंसलिंग फील्ड में, इन सेक्टर को लेकर? देखो, अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के नशे को लेकर, आप सबको पता होगा। बहुत सारे प्रोग्राम में साइकिलिंग रेस होती है, कई सिंगर बुलाए जाते हैं, और स्कूल्स में भी होते हैं। मेरा मानना है कि जो हम प्रोग्राम या गवर्नमेंट करवा रही है, तो वो स्कूल्स वगैरह में तो कराना ठीक है, बट वो उन एरिया में भी कराया जाए जहाँ नशा है। उन पर्टिकुलर एरिया में कैंप लगाया जाए, वहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस या ड्रग अवेयरनेस फैलाया जाए। क्योंकि जब लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं तो 15, मैंने भी बीच में काउंसलिंग करी थी, मैं आपको बताता हूँ कि 15 साल का लड़का था, अब वो ड्रग लेता था 15 साल की उम्र में। क्या होती है 15 साल की उम्र? तो मैं जब काउंसलिंग करी, उसमें इतनी नफरत थी लोगों के खिलाफ, कि वो रिलीजन के खिलाफ नफरत थी, अपने रिलीजन के खिलाफ उससे, वो दूसरे जेंडर के खिलाफ उससे नफरत थी। मतलब जो भी उसके साथ हुआ, उसकी घर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि बच्चा ड्रग्स तब लेता है जब घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, तो उसका वही था। तो अवेयरनेस जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो काउंसलिंग हो रही हैं, काम हो रहे हैं, देखो आगे क्या होता है इसमें। और जब इसमें एक पॉइंट फैमिली रिलेशनशिप को लेकर बोल रहा था, क्योंकि इस बीच काउंसलिंग करने का मौका मुझे भी मिला है और मैं कर भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि फैमिली जो टूट रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी बातें काम कर रही है, जो बहुत छोटे छोटे फैक्टर है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि माता पिता ने बच्चे को डांटे तो बच्चा गुस्सा हो गया, उसने ऐसे ऐसे स्टेप उठा लिए कि जो होने ही नहीं चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लड़का लड़की वाले रिलेशनशिप से जो है, ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखो, डालते मैं हैं कहूँगा सोसाइटी में। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चे को रोज़ सुनिए कि उन्हें दिन भर क्या करा है। क्योंकि जब आप उससे थोड़ा आप एहतियात बरतेंगे भी, आप मारेंगे भी बच्चा, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा प्यार से भी उससे बात करिए, और शाम को उससे पूछिए कि उसकी दिन भर की जो एक्टिविटी थी वो क्या थी, उसने क्या करा, उसके दोस्त कौन है आपको पता होने चाहिए, वो कहाँ जाता है, कैसे दोस्त हैं, आप पता करिए। हर चीज़ जताइए मत कि आपको पता है, आप साइड से पता कर सकते हैं, आप चीज़ थोपे मत उस पर। जो उसका एम है वो उसे करने दो, ठीक है। बट ये है कि उसकी दिन भर की जो डेली रूटीन है वो आपको पता होना चाहिए, बच्चा कब कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे समाज में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और ड्रग्स का जो ये चीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में स्पेशली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और काम भी हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। यानी कि टीन एजर्स बच्चे भी इस फील्ड में आ रहे हैं। तो माँ बाप से ये कहूँगा कि वो फोकस करें कि उनका बच्चा कब कोचिंग जा रहा है, कब वो घर आ रहा है, उसे पूछो कि वो क्या कर रहा है, क्या उसकी डेली लाइफ क्या है, ये ज़्यादा फोकस हो गए तो एक बच्चा बचा रहेगा चीज़ों से। ठीक है रजब, थैंक यू सो मच रजब। रजब, आपसे एक मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप एक ऐसा कोई केस हिस्ट्री या कोई ऐसा कुछ बताएं, शेयर करें। देखिए, नाम तो हमारे प्रोफेशन में चलता ही नहीं, नाम एज वगैरह या जगह वगैरह चलती नहीं है, तो प्रॉपर मतलब एक ऐसे ही काल्पनिक रूप से अगर आप कोई नाम वगैरह बना के कोई केस हिस्ट्री अगर हम दर्शकों को बता पाए कि कैसे कैसे केस आप डील करते हैं, उसमें कोई टिपिकल केस जो कि सोसाइटी में आपको लगता है कि और लोग इससे जूझ रहे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो काम आ सके, तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? देखो, केस तो बहुत सारे हैं साइकोलॉजी में, बहुत अटपटे केस आते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है। कोई कहता है भूत लग गया, कोई कहता है क्या हो गया, जब कोई हेलुसिनेशन होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो कोई जागा लगाता है, कोई पंडित, कोई मुलाने के पास जाता है। जो मेन केस अभी आ रहा है वो है नॉर्मल डिप्रेशन, एंजाइटी। हर लोग बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, कहीं भी घूम रहे हैं डिप्रेशन हो गया। देखो, डिप्रेशन इंडिया नंबर 1 पे है, डिप्रेशन है, मानता हूँ, लेकिन हर कोई डिप्रेशन में नहीं है। तो और जो आपकी मेन जो कॉज है आपका एंजाइटी का, वो आपकी डेली रूटीन है, आपका मेंटल फटीग है। मैं बहुत सारे केस हो करता है एंजाइटी के, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ जो भी देख रहे हैं वीडियो को, कि आप डेली जो काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा टाइम अपने आप को भी दो। आप फ़ोन चला रहे हो, वो टाइम आपका नहीं है, वो आप सोशल मीडिया को दे रहे हो। अपना रिलैक्सिंग टाइम निकालो उसमें। मैं सीधे कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक मास एंजाइटी आगे आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, कि लोग बहुत बिजी होते जा रहे हैं और अपने टाइम नहीं निकाल रहे हैं। टाइम निकालने को कहते हैं वो सोशल मीडिया पे इंस्टा चला लिया, फेसबुक व्हाट्सएप बात कर ली, तो टाइम निकालना हो गया, ठीक है। ये टाइम निकालना नहीं होता। तो
उस पर काम करो, क्योंकि वो मेन है। क्योंकि लगातार केसेस आ रहे हैं कि अभी बीच में जब मास हिस्ट्री में बता रहा था केस, तो बच्चे रोज़ स्कूल जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, स्कूल में होमवर्क, फिर घर में ट्यूशन का काम, ऐसी ड्यूटी को आप ले लो, जॉब जो कर रहे हैं जॉब, फिर घर में काम, फिर बाहर काम, फिर ये वो, तो कंटिन्यू वो प्रोसेस चल रही है। तो दिमाग की थकान है, मेंटल फटीग वो हो रहा है। तो आप पहचान नहीं पाओगे वैसे। शुरू में आपको सर दर्द होगा, आप उससे अवॉइड कर दोगे, तो आप दोबारा काम में चल जाओगे, जबकि आपका दिमाग जो है वो संकेत देता है आपको कि थकान हो रही है, आप रुको, एक दिन छुट्टी करो, नहीं, आप काम पे जाओगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, आप उसको भी अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अवॉइड कर दोगे, बहुत सा भी अवॉइड करते हैं। फिर जैसे वो चीज़ आगे बढ़ेंगी तो आपको क्या होगा, आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब हो गई, फिर आपकी जो है मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, आप चिड़चिड़े होंगे, आप फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको लोगों से मिलना पसंद कम होगा, ठीक है। फिर आप बहुत लोग इससे भी अवॉइड करते हैं। यहाँ पर ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, जब आप इस स्टेज में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आप समझें कि आपको आपका ब्रेन कहाँ जाना चाहता है। तो समझो चीज़ों को, और आप दिमाग की थकान जो है उसमें अगर होती है तो रिलैक्स करो, क्योंकि एंजाइटी बहुत तेज़ी से फैल रही है इंडिया में। तो रजब, आपने काफ़ी विस्तार से बताया, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने, क्योंकि ये फेस हम भी कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। जो पेशेंट आते हैं वो ऐसी स्टेज में आते हैं कि जहाँ से उनको निकलना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन निकल जाते हैं, लेकिन मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। अगर उस शुरुआत में ही समझ जाए तो चीज़ें काफ़ी कुछ स्टेबल हो सकती है, काफ़ी सुरक्षित हो सकती हैं। तो रजब भाई, इसी पॉइंट में मेरा एक लास्ट आपसे मैं बात पूछना चाहूँगा कि लोग अवेयर नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर काउंसलर के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पागल हैं, या हमें पागल कहा जा रहा है। उनको लगता है कि ऐसे डॉक्टर को, मतलब पागलों का इलाज करते हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं। तो इस बारे में एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोल ही आज के समय में समाज में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का हो चुका है। तो कहना कि उस बारे में अवेयर करने के बारे में लोगों को 2-4 बातें आप जब देखो, जरूर अगर बताएं। मैं बताऊँ, मैं लाख लोगों पर कुछ ही काउंसलर, कुछ ही साइकोलॉजिस्ट हैं। और अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे तो लोग डरते हैं कि यार हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमें पागल कह देंगे, कोई ये कह देगा। देखो, वो कहते हैं ना कि मतलब मत रहो किसी से, कोई क्या कह रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप जाओ, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको थेरेपी मिलेंगी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। मत बताओ लोगों को, आपको बताना है क्यों आप वहाँ जा रहे हो काउंसलर के पास, सीधी सी बात है। हाँ, अब जाओ काउंसलिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके और काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के बीच की बातें आप तक ही रहेंगी। वो बात यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती, ये रूल है, ठीक है। तो लोगों की चिंता मत करो, अवेयर रहो चीज़ों से। और वो कोई पागल वाली बात नहीं है, सबको है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं पता एंजाइटी, कभी कभी एंजाइटी होती है, एंगर इश्यू मुझे हो जाता है, जबकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो ऐसा ह्यूमन नेचर सबको होती है, आप उसकी फिक्र मत करो, आप जाओ, अगर आपको लगता है तो आपको जाना चाहिए। तो ये थी रजब के बातें, रजब की जो जानकारी जो रजब ने दी उसके लिए रजब का बहुत बहुत धन्यवाद।